Hello, my dear students, and welcome back to your channel Target गुरुकुल। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके जो यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है सर्किट्स फंडामेंटल्स, इसके बारे में हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे टर्म्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको इस बेसिक्स ऑफ सर्किट फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक ऑफ सर्किट फंडामेंटल्स में सबसे पहले उन टर्म्स को पढ़ेंगे जो हमें आगे के लेक्चर्स में काम आएंगे। ठीक है, तो बेसिक ऑफ सर्किट फंडामेंटल्स में हम आज कुछ ऐसे कीवर्ड्स को डील करने जा रहे हैं जिनका यूज हमें कहाँ पड़ेगा, आगे अपने चैप्टर को, अपने यूनिट को समझने में उसको यूज हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर तो हमारा YouTube पे होगा, बट आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वहां वो उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हमारा सारथी बैच स्टार्ट हो चुका है टारगेट गुरुकुल के ऐप पर। तो यहाँ पर आप अपने आप को इनरोल करिए और 699 में हमारा ये सारथी बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें जो पूरा फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, रेस्ट जो अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आपको इस पेपर में बेसिकली 4 यूनिट्स से डील करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका पेपर है और इसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है। सबसे पहली जो यूनिट्स है आपकी सर्किट फंडामेंटल्स की। ठीक है, कब हम सर्किट्स किस तरीके से, किन कंपोनेंट से मिलके हम सर्किट्स को बनाएंगे, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों को हमें देखना है, समझना है। ठीक है, तो ये लेक्चर तो मेरा YouTube पे है। नेक्स्ट आपको जो भी लेक्चर्स होंगे इस यूनिट से रिलेटेड, इनफैक्ट फर्दर के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब हमारे ऐप पर होंगे। ऐप में आप सारथी बैच के नाम से देखेंगे तो हमारा ये कोर्स आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कीवर्ड्स हमें इस पेपर को पढ़ने से पहले जानना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों से डील करना है, किस तरीके से इस पूरे पेपर में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ओके, तो आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ सर्किट फंडामेंटल्स में। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सर्किट फंडामेंटल, एक सर्किट किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कब हम कह देंगे कि वो पूरा सर्किट हमारा बन के तैयार हो गया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ये यूनिट आज का जो भी लेक्चर है वो एकदम बेसिक लेक्चर है, आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, बट एक क्विक रिकैप है उन चीजों का, क्योंकि जब आप अपने सिलेबस में पहला टॉपिक देखेंगे टाइम वेरिंग करंट को, ठीक है, उसके आगे हमें पढ़ना है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट्स। ठीक है, वहां पे कुछ चीजें डायरेक्ट यूज की गई हैं जिसको समझने के लिए आपको अपने बेसिक पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। जब आप अपने बेसिक पे अच्छी कमांड रखेंगे, लाइक किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसे हम कह सकते हैं एक बेस है जहां से हम बहुत सारे सर्किट्स को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इन चीजों पे कमांड पालेंगे तो हमारा क्या होगा, जितना भी रेस्ट का पोर्शन है वो समझना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे कि वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस, ये सब में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजों को समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद अपने यूनिट के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, आपके टॉपिक में ही लिखा हुआ है सर्किट्स फंडामेंटल। ठीक है, सर्किट्स की जो भी फंडामेंटल चीजें हैं उनको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट ही समझ लें कि सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, पहली हेडिंग हमारे इस पेपर का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी सबसे पहली हेडिंग जो है उसको हम समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथवे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक पाथवे है, किस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि फ्लो किस तरह हो रहा है, वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है। ऐसे सर्किट जो इस तरह से बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। ठीक है,
इस सर्किट में आपने देखा एक ये चीज लगी हुई है समथिंग, और एक यहाँ पे ये लगा है, और एक कंपोनेंट हमारा ये लगा हुआ है। ठीक है, इन सब का क्या क्या नाम है और क्या चीजें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए चली जा रही हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका डीसी सोर्स है जिसको हम बैटरी कह सकते हैं, बैटरी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, ये करंट हो गया जिसको आई हम कह रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये सोर्स, इस तरह का सिंबल आपको अगर पूरे पेपर में कहीं पे भी मिले तो आप उसको अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानेंगे। एक ऐसा सोर्स जो अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाता है, मींस एसी सोर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आर रजिस्टर होगा हमारा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से कह सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है, पाथवे है, कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो हो रहा है। देखिए करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में देखिए यहां से ये करंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से ये करंट क्या हुआ, स्टार्ट होता है, और ये इस तरीके से आई करंट इस पूरे सर्किट में, ये आर है। ठीक है, पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये एसी करंट है, ये इस तरीके से फ्लो होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गए, एसी सर्किट्स एसी और डीसी करंट के सर्किट्स बन गए। इसको कहेंगे डायरेक्ट करंट, ये होगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये किस तरह का है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इस तरह के सर्किट्स आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का पाथवे है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, ये और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स भी इसके मिल सकते हैं। ठीक है, तो उन चीजों के लिए घबराना नहीं है, हम चीजों को धीरे धीरे करके सीखेंगे कि किस तरीके से करंट इस तरह आगे यहाँ बढ़ेगा, इधर इस साइड कैसे आएगा, और इधर, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एवरी सर्किट्स हैव 3 बेसिक कंपोनेंट्स, हर एक सर्किट में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितना भी बेसिक सर्किट होगा उसमें ये 3 कंपोनेंट्स आपको जरूर मिलेंगे, एक वोल्टेज सोर्स, दूसरा कंडक्टिव पाथ, और एक लोड। ठीक है, एक हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे कंडक्टिव पाथ मिलेगा और एक लोड मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीजें हर एक सर्किट में हमें मिलेंगी, मींस एवरी सर्किट हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स। ये 3 कंपोनेंट्स हमें क्या होंगे, हर एक सर्किट में मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन में है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स ये V से लिखा हुआ आपको मिलेगा, V। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स के बारे में समझ लिया जाए तो अब वोल्टेज सोर्स इंट्रोड्यूस एनर्जी इनटू अ सर्किट वाया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है, किसमें इंट्रोड्यूस करता है, सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में ये एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आपका एक सोर्स बना हुआ था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक सोर्स बना हुआ था। ठीक है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, इस चीज के बारे में भी देख लिया जाए, समझ लिया जाए थोड़ा सा। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये वाला जो टर्मिनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव को। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर इस तरीके से ये बना हुआ है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आती है ये बात, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हम बना सकते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में ना हमेशा से डिफरेंस जरूर बनाइएगा। ठीक है, कभी भी इसको ऐसे सेम करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, फिर इसको कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम कभी भी सेम लेंथ की नहीं बनाते, यहाँ पे हमेशा एक बड़ा थोड़ा होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में जो होना चाहिए वो एक छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम अपने सर्किट्स को बनाएंगे इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि हम कभी भी इन दोनों की लेंथ को बराबर नहीं करेंगे।
अगर कैपेसिटर है तब तो ठीक है, बट इस तरीके से हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वोल्टेज सोर्सेस कैन बी एसी और डीसी। अभी आपने देखा कि वोल्टेज सोर्स एक में एसी था और एक में डीसी था। ठीक है, तो एक क्या हो सकता है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो एसी भी हो सकते हैं और डीसी भी हो सकते हैं। द मेन डिफरेंस बीइंग हाउ द करंट फ्लोज। जो मेन डिफरेंस होगा वो ये होगा कि किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में। ठीक है, फिर एसी सोर्स प्रोड्यूस वोल्टेजेस दैट वेरी साइनोसॉइडली। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि आप जब भी एसी का डायग्राम जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो कि साइन वेव्स किस तरीके की बनती हैं, ठीक है, तो उनका भी डायग्राम शायद कुछ इसी तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एसी सोर्सेज है वो वोल्टेज किस तरह से वेरी करती है, उसमें साइनोसॉइडली हम देखेंगे कि जो एसी सोर्सेस में वोल्टेज वेरी कर रही है। दैट इज द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन पेरियोडिकली मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक टाइम के बाद अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, दैट इज पेरियोडिक मोशन। ठीक है, रिपीटेशन एक रेगुलर इंटरवल पे जब होगा तो हम उसे कहते हैं पेरियोडिक मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर इस तरह की वेव बनी हुई है, ठीक, और ये इस तरह का कुछ वेव फॉर्म बन रहा है, तो हम कह रहे हैं ना कि एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, दैट इज पेरियोडिक मोशन। ठीक है, दैट इज पेरियोडिक मोशन। ठीक, तो यहाँ पे एसी एसी सोर्स प्रोड्यूस वोल्टेजेस दैट वेरी साइनोसॉइडली। ये बात समझ में आ गई किस तरीके से एसी सोर्स जो है वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, और जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिपीट करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, एसी सोर्स के प्रोडक्शन का वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, डीसी सोर्स प्रोड्यूस करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो डीसी सोर्स करंट प्रोड्यूस करते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे कि अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो इस तरह का आपको डायग्राम कुछ मिलेगा। ये हो गया आपका डीसी। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है ये। ठीक है, तो डीसी सोर्स प्रोड्यूस करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जब कोई करंट फ्लो करेगा दैट इज डीसी सोर्स। मींस वो करंट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, डीसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अभी आपने सर्किट में भी देखा था कि यहाँ पे इस तरीके से हमने कनेक्शन किया था। वेट इस तरीके से हमने बनाया था ना, यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ था इस तरह का। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा था, इस तरह से फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल काम हो रहा है। ठीक है, मींस जो सोर्स हमारा वो कैसा है, डीसी सोर्स है। ठीक है, बैटरीज आर यूज्ड ऑफ डीसी वोल्टेज। बैटरीज ज्यादातर ये इसको क्या कहते हैं, सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरीज कहते हैं। ठीक है, सिंगल अगर हम इस तरीके से बनाए दैट इज सेल। ठीक है, और इसी के कॉम्बिनेशन को मैंने लगा दिया तो ये बैटरी बन गई हमारी। ठीक है, तो एक सिंगल जो है वो सेल कहलाएगा और जब वही कॉम्बिनेशन हम लोग सेल का कर देंगे दैट इज बैटरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बैटरी जो है वो किसकी सोर्स है, डीसी सोर्स है। ठीक है, डायरेक्ट करंट की ये सोर्स है। वोल्टेज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज से, इस टर्म से भी आप परिचित होंगे कहीं ना कहीं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्या है कि इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें तो वो क्या होगा कि मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जब हम, ठीक है, पर यूनिट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वहां पे हमको मिलेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सब कहां पे मेजर करेंगे, तो ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेजर करेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक, इट इज द फोर्स दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट। ये क्या है, एक तरीके का फोर्स है जिसकी वजह से करंट हमारा फ्लो हो रहा था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फोर्स का तरह काम कर रहा है और जो करंट है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन से यही मतलब है कि क्या है, इट इज अ फोर्स दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट। मींस एक तरीके का फोर्स है जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो और इसे किससे मेजर किया जाता है, तो यूनिट्स ऑफ वोल्ट। इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूनिट का यूज करते हैं, वोल्ट यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी वोल्टेज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फिर द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ बेसिकली क्या था, ठीक है, ओम्स लॉ हम इसमें लिखते क्या है कि जो रिलेशनशिप है V इक्वल्स आई आर। ठीक है, ठीक, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो हम थे कहां पे, ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है कि When the physical condition is unchanged, जब भी हम कोई फिजिकल कंडीशंस जैसे कि हमारा टेम्परेचर या फिर प्रेशर का जो पैरामीटर है उसको कांस्टेंट रखेंगे, अनचेंज रखेंगे, तो क्या होगा, when the physical condition is unchanged, then the potential difference is directly proportional to the current। ठीक है, तो जो हमारा V होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट हम R अगर कह देते हैं तो R इंटू आई। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है। ठीक है, एक तरीके का कांस्टेंट है, V इक्वल्स टू आई आर। यही मैंने आपको डायरेक्ट लिखा था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई इससे पूछे कि यहां से हम करंट को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो करंट निकालने का क्या फॉर्मूला, आई को एज इट इज यही छोड़ देंगे, V अपॉन आर। ठीक है, अगर कभी हमसे कोई रेजिस्टेंस के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे कि V अपॉन में आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये आई आर होना चाहिए। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे जो हमारा I है वो क्या है, करंट है, और जो हमारा V है वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, R रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन सारी चीजों का क्या 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 चीजें हैं। ठीक है, कंडक्टिव पाथ जो हमारा सेकंड बेसिक कंपोनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन चीजें वो अपने साथ लिया रहता है, उसमें सेकंड क्या था, कंडक्टिव पाथ। कंडक्टिव पाथ क्या होता है, एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करना किसको, करंट को। ठीक है, जिससे वो सर्किट में आराम से फ्लो हो सके। मींस कंडक्टिव पाथ हम किसको प्रोवाइड करेंगे, करंट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे इजीली हमारा जो करंट है वो फ्लो हो सके सर्किट में। और जो भी हम लोगों ने अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, लाइक बल्ब है या फिर कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोगों ने लगाया है, वो क्या हो, आराम से ऑन पोजीशन में रह सके। वो ऑन कब रहेगा, जब हमें उसको करंट अच्छे से मिलेगा। ठीक है, जब यूनिफॉर्म करंट उस चीज को मिलेगी तो हमारा जो अप्लायंसेस है वो अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है, जो अप्लायंसेस है लाइक बल्ब भी है तो वो क्या करेगा, ग्लो करता रहेगा। ठीक है, तो हम कंडक्टिव पाथ में यही समझेंगे कि जो करंट है वो फ्लो करेगा कहाँ, हमें उसे एक सुटेबल पाथ प्रोवाइड करना है सर्किट में, जिससे वो करंट के फ्लो को यूनिफॉर्म बनाए रखे। ठीक है, नेक्स्ट, दीज कंपोनेंट्स हैव वेरी लो रेजिस्टेंस टू करंट। ठीक है, ये हम ऐसे कंपोनेंट्स को यूज करेंगे जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट की वैल्यू होगी वो बढ़ी हो हमें मिलेगी। ठीक है, कि किस तरीके से मैं इस चीज को बोल रही हूँ, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहां से अगर हम R को निकालें तो ये हो जाएगा R V अपॉन आई। ठीक है, तो R की वैल्यू हमने क्या पाए, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। इन दोनों में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है एक। ठीक है,
यहां से R इक्वल्स V अपॉन I, ठीक है। R और इसमें I वोल्टेज में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बट I के साथ R का इनवर्स रिलेशन है, ठीक। मींस अगर जो I बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और अगर जो हमारा R बढ़ा हुआ होगा तो करंट की वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। तो ये वही चीज लिखी है, लो रेजिस्टेंस टू करंट। जैसे हम लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे करंट को, तभी हमारे सर्किट्स में एक अच्छे रूप में जो है करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो कॉपर वायर, लेड शोल्डर्स एक्सेट्रा का यूज करते हैं। ये कंपोनेंट्स हम कॉपर की वायरिंग कराते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। तो करंट को एक सुटेबल पाथ प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो अच्छे से ग्लो कर सके, ठीक है। जो कॉपर वायर है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे अपने सेमेस्टर के एग्जाम में भी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइडेड टू करंट, ठीक है। तो हमारी करंट जो है वो क्या है, एक सुटेबल पाथ है, एक यूनिफॉर्म पाथ है, आराम से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कंडक्टर्स आल्सो हेल्प लिंक अदर कंपोनेंट्स टुगेदर टू अचीव अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। और क्या काम है इनका, तो कंडक्टर्स क्या करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं, ठीक है। लिंक का काम करते हैं जिससे जो अदर डिवाइसेस है वो भी क्या हो सके, लिंक अप होकर अच्छे से ग्लो कर सके, ठीक है। समझ में आई बात। तो इससे आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं लोड क्या होता है, ठीक है। लोड, थर्ड पार्ट में हमें लोड पढ़ना था, ठीक। हम लोगों ने 3 पार्ट में देखा था कि हमें 3 पार्ट में चीजों को देखना था। तो पहला है वोल्टेज सोर्स, दूसरा था कंडक्टिव पाथ, और तीसरा हमें पढ़ना था किसके बारे में, लोड के बारे में। लोड क्या है, लोड इज एनी डिवाइस। लोड कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई एलईडी हो सकती है, ठीक है। वो उसका काम क्या है, दैट कंज्यूम्स पावर इन द सर्किट, ठीक है। पावर को कंज्यूम करना यही उस लोड का काम है। जो कोई भी डिवाइस जो पावर कंज्यूम करेगी हम उसे कह देंगे कि वो लोड है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सर्किट में वो लोड का काम कर रही है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम लाइट इमिटिंग डायोड टू मोटर और अ सायरन, ठीक है। जो हमारा लोड होना चाहिए वो कुछ भी हो सकता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो एलईडी हम लोग यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं, ठीक है, कोई सायरन यूज करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी लोड, ठीक है। वो एलईडी हो सकती है, कोई मोटर हो सकती है, कोई सायरन हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एज अ लोड, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ऐसे कंपोनेंट्स, ठीक है, जो क्या करें, अफेक्ट एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज एन एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, अब ये क्वेश्चन है। तो विद इन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर के जो एलिमेंट है, ठीक है, दैट्स अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनका काम क्या है, ठीक है। तो देखना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। उनका काम क्या है, फ्लो ऑफ करंट को इफेक्ट करना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अच्छा, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तो इट कॉम्प्राइज पैसिव, एक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये एक्टिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पैसिव हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, एक्टिव, पैसिव और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे देखा जाए क्या होता है ये तीनों, एक्टिव, पैसिव और इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ये लास्ट यूनिट में भी आप लोगों को देखना है, बट यहाँ पर हम लोग एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स लेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है, देन आगे बढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही बातें करेंगे। जब इन सारी चीजों का यूज आने लगेगा हमें, तो प्रॉपरली हम इसे पूरे ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये एक कीवर्ड्स की कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज की वीडियो, जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाए कि सर्किट किस तरीके से, सर्किट के हमको फंडामेंटल्स को पढ़ना है। तो ये पूरी वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो हम समझ लेते हैं बस कि एक्टिव, पैसिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंपोनेंट्स हम किनको किनको कहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला है वो पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी नेट एनर्जी इन अ सर्किट, ठीक है, लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स, ठीक है। आपने अपने सिलेबस की वीडियो में देखा होगा कि आपको सर्किट्स के बारे में अब चीजों को सिर्फ पढ़ने हैं कि कब हम आरसी का यूज कर रहे हैं, एलसीआर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन सारी टर्मिनोलॉजी से पहले ही इंट्रोड्यूस हो जाना है और इनके बारे में पहले से ही समझ लेना है कि ये सारी चीजों का काम क्या होता है। अगर एक सर्किट में ये लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा हुआ है, तो क्या काम, किसका क्या फंक्शन है और क्यों लगा हुआ है, ये चीजें हमें पहले से समझ में आई होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको लिए सर्किट को डील करना काफी आसान होगा, ठीक है। तो जो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रेजिस्टर्स हो सकते हैं, कैपेसिटर्स हो सकते हैं और इंडक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या हो सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे चला जाए, देखते हैं। और फिर एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में क्या बात है कि दीज कंपोनेंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स का क्या काम है कि जो भी करंट एक सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये करेंगे क्या कि जो भी करंट आई हमारा, अगर मान लेते हैं कि सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट, तो उसको कंट्रोल करने का काम इन एक्टिव कंपोनेंट्स का होता है, ठीक है। इन एक्टिव कंपोनेंट्स का काम क्या होता है कि जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। These elements amplify currents, ठीक है, क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं करंट को, ठीक है। एम्पलीफायर्स करके आपका एक चैप्टर भी है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उनका क्या यूज है और क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली अभी एम्पलीफाई करंट्स किस तरीके से ये करंट्स को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। इंजेक्ट इट इनटू अ सर्किट और प्रोड्यूस अ पावर गेन, ठीक है। किस तरीके से एक सर्किट्स में आते हैं और पावर गेन के फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं या फिर उसको डील करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स एंड ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब्स ऑल आर एक्टिव कंपोनेंट्स। कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे, ट्रायोड वैक्यूम्स हैं, ये सारे कैसे कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, देखा जाए कंपोनेंट्स दैट यूटिलाइजेस इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज इन अ सर्किट टू परफॉर्म अ मैकेनिकल फंक्शन। देखिए आप इसके नाम पे ही जाएंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो किसका यूज करें, इलेक्ट्रिक करंट का या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज का यूज करें, और कहां पे यूज कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अपनी देने में, कहां पे, मैकेनिकल फंक्शन को परफॉर्म करने में ये इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, दैट आर नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये कंपोनेंट्स करते क्या है, बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इनका काम क्या है कि ये कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इनका यही काम है। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही साइड है, ये इस साइड से भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। लिखा हुआ है आगे कि जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन है और वाइस वर्सा, इसके जस्ट अपोजिट भी हम कर सकते हैं, लाइक मोटर्स, स्विचेस, सोलेनॉइड्स एक्सेट्रा। सोलेनॉइड्स के बारे में, मोटर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। सोलेनॉइड्स क्या चीजें हैं और मोटर्स, स्विचेस, किस तरीके से स्विचेस वर्क करती हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। बट ये अभी के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोटर, स्विचेस और सोलेनॉइड्स को ध्यान रखेंगे कि ये इसका एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज अभी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, अब देख लेते हैं जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे करंट है, वोल्टेज है, किसी ने किरचॉफ लॉ सब पूछना चाहा कि वो क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्विक रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो करंट क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सर्किट,
ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा ये सारी चीजें, बट एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तब किसी सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना मींस करंट का फ्लो करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थ्रू अ सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। इसमें यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, ए लिखेंगे, ठीक, डिनोटेड बाय सिंबल आई। ये इसकी यूनिट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो एम्पियर है वो इसकी यूनिट है और सिंबल जो हम करंट के लिए यूज करेंगे वो आई का यूज करेंगे, ठीक है। करंट का जो सिंबल होगा वो आई होगा, एम्पियर इसकी यूनिट है जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चला जाए, देखा जाए क्या है इस करंट में और, ठीक, as defined also defined as current is a measure of flow of electric charge in a electrical circuit। और किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको हम किसका टर्म देते हैं, करंट का टर्म देते हैं, ठीक है। तो करंट क्या मेजर कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये मेजरमेंट है किस चीज का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ करंट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सर्किट कंपोनेंट्स, ठीक है। जो फ्लो ऑफ करंट है, ठीक, लाइक इस पेन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम अदर एप्लायंसेस लगाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या इफेक्ट कर रहा है। तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो इफेक्ट होता है किस सर्किट से, कंपोनेंट से। तो अगर कैपेसिटर लगा हुआ है या इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर या इंडक्टर लगा हुआ है तो वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखेंगे कि अगर सर्किट में हमारे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स प्रेजेंट है, कैपेसिटर्स को हम डिनोट करेंगे सी से, इंडक्टर्स को एल से, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट होगा, जो फ्लो ऑफ करंट है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो करंट का फ्लो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक। फिर इन एसी सर्किट्स में क्या हुआ कि कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, फेज शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। एसी सर्किट्स में मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स लगा हो, ठीक है, उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से एक फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। इस चीज से आप कहीं ना कहीं नोन होंगे कि फेज शिफ्ट आता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। करंट और वोल्टेज, इंडक्टर और कैपेसिटर में जब हम उन दोनों सर्किट्स को यूज करते हैं तो हमें एक फेज शिफ्ट मिलता है। फेज शिफ्ट किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में मिलता है। और ये करता क्या है, ओवरऑल फ्लो ऑफ करंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। पूरे सर्किट में जो भी ओवरऑल करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो इन कंडक्टर्स और इंडक्टर्स के वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है, मींस प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एसी सर्किट्स में अल्टरनेटिंग करंट के यूनिट में आपने देखा होगा, आगे भी हम कहीं ना कहीं इस चीजों को फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से लैग और लीड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। कब हमारा जो है ये करंट लैग करेगा या फिर जो वोल्टेज है वो उसको फॉलो करेगा, ये सारी चीजों को हमें आगे भी फिर से पढ़ना है, ठीक है। आगे चला जाए। फिर करंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पावर इन द सर्किट, ठीक है। पावर का फॉर्मूला जो है उसको लिखा जाए, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, मीन्स वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अभी आपको मैंने समझाया कि जो ओम्स लॉ हमारा होता है ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स आई आर, ठीक है। अगर हमें इस V के जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स
आई आर इंटू आई, मीन्स आई स्क्वायर आर। ठीक है, और अगर आई की जगह पे सब्सटीट्यूशन करना हो तो v अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पावर को भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग आई की वैल्यू को ओम्स लॉ से निकालिए, कैसे लिखा गया, ओम्स लॉ से। ठीक है, तो आई की वैल्यू v अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, v अपॉन आर, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाए यहाँ पे, p इक्वल्स टू आई स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में आर। ठीक है, आर आर से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में आर। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ रहा, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक तो ये है ही। ठीक है, तो ये सारे जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस में हमारा गिवन दिया होगा, मींस डेटा दिया होगा, उस तरीके से हम यहाँ उस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से डील करते हुए प्रोसीड करेंगे और अपने सॉल्यूशन को पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चला जाए। यहाँ पे करंट समझ में आ गई है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत देर से हम लोग ओम्स लॉ में लिख रहे हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, यहाँ वो ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये बचा रेजिस्टेंस। ठीक है, देखा जाए रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी करंट, अगर किसी भी सर्किट में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट का अपोज करेगा, जिससे जो सर्किट में ये नहीं चाहेगा कि ये जो करंट है वो आगे बढ़े। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जो रेजिस्टर्स हम लोग लगाते हैं वो करते हैं क्या, कि अपोज करते हैं करंट के फ्लो ऑफ करंट को अपोज किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर का काम यही होता है कि करंट के फ्लो को अपोज करना। ठीक है, तो इसकी यूनिट के बारे में बात किया जाए तो इसको मेजर हम लोग ओम में करते हैं। ये ओम इस तरीके से OHM, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये सिंबल होता है। ठीक है, ठीक, डिनोटेड बाय सिंबल आर। आर अभी मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पे ऐसे रजिस्टर लगा हुआ था और इसको हम कहे थे आर। ठीक, दैट इज रजिस्टर, सिंबल उसका आर हो गया। ठीक है, समझ में आती है बात। नेक्स्ट आगे चला जाए। फिर डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। आप पाएंगे कि हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, और एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज अफेक्टेड बाय इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर रेजिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के फैक्टर से इफेक्ट होता है। ठीक है, मींस जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को, हमारे मटेरियल के रेजिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, प्रभाव डालता है उस पर। एग्जांपल के लिए कॉपर वायर। कॉपर वायर अभी हमने देखा था कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आयरन वायर के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑफ द सेम डायमेंशंस, अगर सेम डायमेंशन उनका हम सेम ले रहे हैं, ठीक है, तो जो कॉपर का वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू आयरन के वायर से। ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस। और हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मींस जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। किससे, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मींस हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को एक साइड से इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो R की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक, नेक्स्ट। फिर रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर सर्किट कंपोनेंट्स सच एज कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रेजिस्टेंस और किस चीज से अफेक्ट होता है, तो अगर कैपेसिटर्स लगे हो, कैपेसिटर्स जिसको हम लोग C से अपने सर्किट में डिनोट करेंगे, इंडक्टर्स जो कि L से डिनोट किया जाएगा, तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का कैपेसिटर और इंडक्टर्स लगाने की वजह से भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो एसी सर्किट्स में कैपेसिटर और इंडक्टर्स क्या करते हैं, फेज शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फेज शिफ्ट होता है किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस हमको आर नेट करके मिलता है वो क्या होता है, सीरीज पूरे सर्किट का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो पूरे रेजिस्टेंस का, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से इफेक्ट हुआ,
ड्यू टू कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कैन बी अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। हमने अभी देखा कि जो एसी वोल्टेज है वो एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। ठीक है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा एसी वोल्टेज के, तो भी हमारा रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, मींस जो रेजिस्टेंस है किसी सर्किट का वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक तरीके से अफेक्ट होगा। ठीक है, फिर कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में क्या हमें देखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कैपेसिटेंस की तरफ। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या होता है ये भी समझते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है, एक एबिलिटी है सर्किट्स एलिमेंट की, करता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर करने की कैपेसिटी जो भी होती है एक सर्किट की, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ सर्किट एलिमेंट टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने चार्ज को अपने अंदर वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, दैट इज कैपेसिटेंस व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस उनके टर्मिनल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, तब हमें देखना है कि किस तरीके से कैपेसिटेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का मतलब है, हम लोग सीधे कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करे उन्हें हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक है, इनकी यूनिट क्या होती है, तो फैरेड होती है, एफ से डिनोट किया जाएगा यूनिट को, फैरेड, दैट इज डिनोटेड बाय एफ। और इस कैपेसिटेंस अगर हमें किसी चीज का डिटरमाइन करना है तो उसका फॉर्मूला होगा सी क्यू अपॉन में वी, सी इक्वल्स क्यू अपॉन में वी, जहां पे सी क्या है, कैपेसिटेंस, क्यू हमारा चार्ज होगा, वी हमारा वोल्टेज होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर हमें किसी चीज का डिटरमाइन करना है, हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सी इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज और हमें चीजें मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस चार्ज और Q C इक्वल्स टू Q अपॉन V था हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V Q चार्ज हो गया और C क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस को समझा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडक्टेंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी है to be introduced in a conductor when an electric current flows through it। ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टेंस क्या काम करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है कंडक्टर में उसको बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसको बताएगा, उसकी टेंडेंसी को बताएगा कि किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो हमारी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नीट्यूड, कितना करंट का मैग्नीट्यूड है इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी, इसको डिनोट करेंगे हम एच से, हेनरी डिनोटेड बाय एच। ठीक है, देख लेते हैं आगे। फिर इंडक्टर्स आर सिंपल पैसिव कंपोनेंट्स। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में समझाया, तो इंडक्टर्स हमारा किस कैटेगरी में था, पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में था। दैट कैन स्टोर अप एनर्जी इन मैग्नेटिक फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम। ठीक है, करेगा क्या, एनर्जी को स्टोर अप करेगा इन द मैग्नेटिक फॉर्म, जब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है उस टाइम पे ये मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर इंडक्टेंस को हमें कैलकुलेट करना हो तो N इक्वल्स टू V अपॉन डी आई बाई डी टी, ये आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, वी एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो ये थी इंडक्टेंस की बात। तो यहाँ पे हमने समझा क्या इस लेक्चर में। ठीक है, हमने शुरू किया कि हमारा सर्किट किस तरह का होता है, मींस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरीके का दिखता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट से शुरू किया, उसमें 3 पार्ट देखा कि वोल्टेज सोर्स क्या था, कंडक्टिव पाथ क्या था, लोड क्या था। ठीक है, इन तीनों चीजों को समझा। फिर हमने कंपोनेंट्स में बात की कि एक्टिव कंपोनेंट्स हम किसे कहेंगे, पैसिव किसे कहेंगे और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स किसे कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमने उसी के फेज में देखा कि करंट क्या होती है, ठीक है, और वोल्टेज के बारे में हमने समझा, कैपेसिटेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ओम्स लॉ के बारे में हमने समझा, जिसका यूज हम करते हैं सर्किट को सॉल्व करने में, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं वो ओम्स लॉ से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके आगे अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हमें मिल जाए तब हम क्या ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे तो उसमें हम ओम्स लॉ को यूज ना करके किरचॉफ लॉ के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है कि किरचॉफ लॉ क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से किरचॉफ ने अपने दो लॉ दिए और उसके बेसिस पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन सर्किट जो है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहां तक आज इस वीडियो में यही एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना होगा कि किरचॉफ लॉ किस तरीके से दो लॉ उनके क्या है और कैसे हम उसको इम्प्लाई करेंगे अपने सर्किट्स को सॉल्व करने में, ठीक है। किरचॉफ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में, वो इसलिए क्योंकि आपको हर एक जगह किरचॉफ लॉ को यूज करके ही अपने सर्किट को डील करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यहां से और समझेंगे किरचॉफ लॉ क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।